2 दिन गुजर गए थे मगर हिसाम की कंडीशन हैंडल नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने एक्शन लेने को फैसला किया था और ऑपरेशन की इजाजत मांगी थी, मगर मसला ये था कि सेम ब्लड मिलना मुश्किल था। दिल भी एक ब्लड ग्रुप वाले बंदे का चाहिए था। गुजरे तो ये 2 रोज थे मगर ईर्ष के लिए क़यामत से ज्यादा भारी थे। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वो अकेली बालकनी में चल रही थी। इर्द गिर्द सब आहिस्ता आहिस्ता लगता था जैसे वहां सबके भीतर तन्हासी हो गई थी। ये लड़की जो हमेशा भीड़ में रहती अपनी अलग शनाख्त से, मगर इस भीड़ में वो आज अकेली रह गई थी। नहीं, मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। वो सर उठाती खुद कलामी करती सामने वाले कमरे के बंद शीशे से बने दरवाजे को देख रही थी, मगर तभी इस बिल्डिंग में मीडिया का शोर सुनाई दिया। वहाँ कैमरेमैन, इंटरव्यू लेने वाले लोग आने की कोशिश करते, मगर बिल्डिंग के बॉडीगार्ड ने इनको रोके रखा था। वो सब ईरज को ट्रेस करके यहाँ तक आए थे। फिर हर न्यूयॉर्क हेडलाइंस चैनल पर इन दोनों की खबरें भी फैला दी गई थी। इसी वजह से अब मीडिया गर्म हुई पड़ी थी। इन दोनों कपल का इंटरव्यू चाहती थी, अपने सवालों के जवाब, मगर ईर्ज इस वक्त बस हिजाम के लिए परेशान थी। असल में तो वो अहमियत नहीं दे रही थी, ना खुद की जात को, ना इस मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को। बस हिजाम की फिक्र खाई जा रही थी। वो खुद को घसीटते वेटिंग एरिया में आते, बेंच पर अकेली बैठी बेबस सी होती झुककर अपना सर पकड़ चुकी थी। दानियाल साहब डॉक्टर से मशवरा लेकर ईर्ज को बताने आए थे, मगर सामने अपनी बेटी को यूं हारा देख वो दिल से परेशान हुए थे। आखिर अकलौती ही एक औलाद थी, कैसे न तड़पते अपनी बेटी को यूं बेबस सा देखकर। ईर्ष तो वो लड़की थी जिसने आज तक कभी हारना सीखा ही न था। छीन लेती थी वो सब जो मिलता नहीं था, मगर मांगना और हारना सीखा नहीं था। ईर्ष, तुम टेंशन मत लो, हम हिजाम का इलाज करवा रहे हैं, बहुत जल्द दिल भी मिल जाएगा, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। तो हिम्मत देते इसके पास आते, सर पर हाथ रखते प्यार से बोले थे। ईर्ष ने जब नजरें उठाकर इनको देखा तो आंखें खूनी सुर्ख थी। इतनी शिद्दत से रोने की वजह से आंखों में खून जमा सा हो गया था। मुझे सब पता है जो डॉक्टर ने कहा है डैड, मगर मुझे अफसोस होता है अपने इतने स्टेटस पर कि मेरी इतनी दौलत, इतने नाम और बड़े बड़े बैंक बैलेंस अकाउंट्स का क्या फायदा जब एक 4-5 इंच का दिल भी नहीं खरीद सकती। शायद असल में तो मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ। आज दिल के बस में कोई इख्तियार नहीं था। वो सच की टूटती जा रही थी। अपनी बेटी को यूं बेसहारा आज पहली बार देखा था उन्होंने। बात अमीरी गरीबी या 4 इंच के दिल की नहीं है, ये बात काबल डॉक्टर की है, जो ये केस लेकर अगर हिजाम आम सा बंदा होता तो बात बन जाती। मगर तुम्हारे रिलेशन की वजह से जितनी आवाम इस वक्त हिजाम की एक साथ नजर आ रही है ना, अगर जरा सा भी हिजाम को कुछ हुआ तो सारा मलबा इस डॉक्टर पर गिरेगा। सारी जिंदगी की कमाई से बनाया गया यह अस्पताल बंद होकर रह जाएगा। समझा करो बेटी, हर कोई रोजी रोटी के लिए कभी ऐसा करना ही बेहतर समझता है। ईर्ष ने अपने हाथ की हथेली को देखा जहां पर सफेद नजर आता आंसू का मोती गिरा था। वो दिल पर जब्त लगाते अपने बाप की बात पर हल्का सा मुस्कुराई थी। मेरे हाथ की हथेली देखिए, इसकी लकीर में लिखा है ईर्ष, तुम्हें मोहब्बत नसीब नहीं है। अपना नाम रोब दबदबे से लेते हुए होंठों पर खिली मुस्कुराहट से बोलते इसने हाथ की हथेली मीच दी। निगाहें जुनूनियत से भरी थी। मगर मैं ईर्ष हूँ, अगर वो नसीब में नहीं है तो मौत से छीन कर अपना नसीब बनाऊंगी। डैड, वो लड़का मुझे हर हाल में चाहिए, इससे कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने? चेहरे पर संजीदगी लाए फौरन से खड़े होते हुए जुनूनी अंदाज में बोली थी। मुंह भर दे इस डॉक्टर का पैसों से, और अगर ये पैसों से नहीं बिका तो जान की धमकी दे। मुझे हिजाम वापस चाहिए हर कीमत पर। अपने बाप को अंगारी निगाहों से कहते ईर्ष अस्पताल के लिफ्ट यूज करने के लिए वहां से चली गई थी। दानियाल साहब इसको देखते रह गए थे। आज से पहले ऐसा रवैया नहीं देखा था ईर्ष का, जैसा अभी देखने को मिला था। इतनी जुनूनियत, इतना पागलपन। सब जानती थी ये सब मुश्किल है, मगर फिर भी जिद थी तो हिजाम को पाने की। ईर्ष मैडम, हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए, प्लीज रुकिए। ईर्ष को लिफ्ट से बाहर आता देख सारी कॉन्फ्रेंस भागती इसकी तरफ लपकी थी। वो ब्लैक लॉन्ग कोट पहने, ब्लैक शर्ट जींस में थी। ईर्ष ने मगरूरियत से ब्लैक सन ग्लासेस लगा लिए। रुख बाहर की तरफ किया था। जो भी था हुस्न देखने को था। इस ईर्ष का काला रंग तो जचता नजरों से नजर लगता था। वो चलते जा रही थी, आगे सारे बॉडीगार्ड्स इस हजूम में रास्ता बना रहे थे, मगर फिर भी कुछ रिपोर्टर्स अपने सवालों के जवाब के लिए पागल हुए पड़े थे। कुछ दिन पहले आपने सबके सामने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा क्योंकि वो आपको अच्छे नहीं लगते थे। अब आपको शक है कि आप इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। क्या आप जवाब देना पसंद करेंगी मिस ईर्ष? एक नौजवान पाकिस्तानी रिपोर्टर का सवाल ईर्ष के कानों में गूंजा तो इसने कदम रोक दिए। पीछे से लिफ्ट लेती स्वीडन भी यहाँ पर आ पहुंची थी।
इर्श ने हैरानी से पीछे मुड़कर इस सवाल करने वाले बंदे को घूरा, जब जरा सहमा सा लग रहा था क्योंकि इर्श के चेहरे पर शदीद गुस्सा जो आया था। मैम आगे ही बहुत टेंस है, प्लीज इस वक्त किसी सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। इर्श को ही रुका देख स्वीडन ने ही जवाब दिया। इर्श का बाजू पकड़ते इसको बाहर गाड़ी तक ले आई थी। इस जहाल की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे शोहर के लिए खतरनाक साबित करने की। इर्श ने चीखते कार के बोनट पर जोर से हिट किया था। मैं तुम्हें बता रही हूँ स्वीडन, इस मीडिया को मुझसे दूर रखना। जितने दिन तक वो लड़का मुझे सही सलामत नहीं मिल जाता, वरना मैं ऐसे सवाल करने वाले का कत्ल कर दूंगी। स्वीडन को वार्निंग देते अंगारों से इसी ब्लैक कार को डोर खोलती अंदर बैठी थी, वहां से पल भर में गायब हुई थी। इतनी तेज ड्राइविंग थी कि इस इर्श की कि हाशिम तो जरा शफीक साहब के कमरे में जाकर इससे लास्ट डीलिंग की फाइल ले आओ। वो दोनों एक साथ हॉल में दाखिल हुए, अभी भी तो ऑफिस से होकर आ रहे थे। हाशिम ने जवेद साहब को बड़े एहतराम से जवाब दिया था, जी चाचू सही, मगर मुझे कल सकीना भी का फोन आया था। वो कह रही थी आप एक बार हिजाम से मिल लें, शायद इस लड़की को आपके हाथों से पैसे लेने हैं। जवेद साहब ने कोई जवाब ना दिया था। रुख हाल के सोफे की साइड के पर जाकर बैठा था। वो लड़का बिल्कुल पागल है, तुम टेंशन मत लो। सकीना भी का रिलेटिव होने की वजह से पैसे दिए थे, मगर लगता है इसको जरूरत नहीं है। बात को इस तरह राज का रंग दिया कि हाशिम भी ना समझ सका। हिजाम का सकीना बी से जवेद साहब तक का बात पहुंचाना। अच्छा रुको मेरी बात सुनो। इसको जाता देख उठकर खड़े हुए थे। जब से तुम दोनों का निकाह हुआ तब से तुम दोनों एक दूसरे से भागते आ रहे हो। बचपन से मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को वक्त दो, एक साथ रहो और एक दूसरे को वक्त दो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों कल की फ्लाइट से जरा मरी घूमाओ, फिर जब वापसी होगी तब इंशाल्लाह इस हवेली में तुम दोनों की शादी की जाएगी। हाशिम बेटा, बात तो हाशिम की दिल की करके थे। हाशिम को और क्या चाहिए था। इसने मुस्कुरा दबाते हाँ में सर हिलाया था और ऊपर चला आया था। जवेद साहब भी इसको खुश देख मुतमईन हुए थे। शफीक साहब के कमरे में गया, सामने बेड पर फोन नजर आया जिसकी स्क्रीन चमकती नजर आई थी। इसने एक नजर बात के बंद डोर पर रुकी, शायद वो बात यूज कर रहे थे। हाशिम ने बाहर जाने के लिए रुख किया, मगर थी फोन पर मैसेज आने वाली रिंग सुनकर वो वापस को मुड़ा था। पास जाते वही फोन उठा लिया, स्क्रीन पर लॉक नहीं लगा था। सबसे बड़ी गलती शफीक साहब से आज हुई थी, इसने भी मैसेज ही खोला था। सारी चैट रीड करनी शुरू कर दी। अगर हाशिम को कुछ बताया तो तुम्हारी मोहब्बत की जान निकालूंगा तुम्हारे सामने। और जैसे जैसे स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था, मैसेज रीड करता करता वैसे वैसे अंदर तक आग जलती भड़कती। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें इमरा, वरना हाशिम की लाश तक को तरसोगी। जानती हो ना मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अगर हाशिम को जिंदा चाहती तो कल की फ्लाइट से वापस हवेली आओ। माथे की रगे उभरी होती जा रही थी, फोन की पकड़ सख्त और सांस गुस्से से फूल रहा था। आंखें खून से सुर्खी माइल होती नजर आई थी। अब समझा था जब जब मीरा दूर जाती थी और हाशिम इमरा को गलत समझता रहा, मगर यहाँ पर किस्सा और निकलने पर हाशिम पागल बनता जा रहा था। इस कदर गुस्सा सवार हो रहा था। तुम्हें धमकियां दे दे कर बोर हो गया हूँ, अब कर कर दिखाऊंगा शफीक क्या कर सकता है। हाशिम ने बात का डोर खुलने का एहसास महसूस किया तो सरसरी सा इसकी जानब देखा। वहाँ शफीक साहब खड़े थे, तौली से बाल खुश कर रहे थे। चंद पल हाशिम को अपने कमरे में यूं अचानक देख वो हैरान हुए थे। ये सब क्या है। दांत पीसते वो फोन को सीधा शफीक साहब की तरफ जोर से फेंकते हैं। वो चिल्लाया, शफीक साहब बच बचा करते अपना तौलिया भी कंधों से गिरा गए, मगर फोन दीवार पर गिरकर टूट गया था। वो सब समझ गए थे। खौफ तो तब आया जब हाशिम को गुस्से से आग बगोला होते देखा, अपनी जानब आते देखा। मेरी बीबी को ब्लैकमेल करता है। हाशिम ने यकदम इसके सीने से शर्त बोझ ली और अपने खूनी वैशी आंखों में झुकाया। शफीक साहब नफी में सर हिला रहे थे। आज तो हाशिम का गुस्सा देखने को था। तो वो सारे मैसेज तू करता था? हाँ, हाशिम ने जबड़ा दबोच कर इसके चेहरे पर चीखते कहा, जबकि शफीक साहब डर से बस नाना में सर हिलाते जा रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मोहब्बत को धमकियां देगा? यकदम इसे जोर से पंच मारते हाशिम फनकारा था। शफीक साहब के होंठ के किनारे से खून रसना शुरू हो गया था। उन्हें होंठों पर शहादत की उंगली रख दी थी। बहुत मर्दानगी है ना तेरे अंदर, आज सारी निकालूंगा, चल। ऊंचा खौफनाक गंभीर आवाज में कहते हाशिम ने इनका कॉलर पकड़ा था, अपने पीछे घसीटना शुरू किया था। इसके बाजू पकड़कर रोक रहे थे, मगर हाशिम धक्के पर धक्का देख अपने पीछे घसीट रहा था। जब कमरे से बाहर निकले तो सीढ़ी के पास जाते शफीक साहब ने खुद को आजाद करवा ही लिया था, मगर इस आदमी ने हाशिम का मुकम्मल दिमाग माफ किया था। तेरी बीवी ही ऐसी है, बिल्कुल मेरी जैसी नफ्सियाती, शफीक साहब ने तमस्कर उड़ाना हंसकर कहा था। हाशिम ने आंखें गुस्से से बड़ी करी और दे मार एक थप्पड़ रसीद किया। नीचे हाल के सोफे पर बैठे जवेद साहब ऊपर इन दोनों को यूं लड़ता देख हैरानगी से उठकर खड़े हुए थे।
बकवास करता है, मेरी बीवी को ऐसे बोलेगा? साले कुत्ते कमीने बेगैरत नामर्द। थप्पड़ पर न जाने कितने थप्पड़ मार दिए थे और मैं नीचे गिरते तो हाशिम उठाकर फिर से थप्पड़ मारता। बस इसको अपनी मोहब्बत की तौहीन ने पागल बना दिया था। जवेद ने हाशिम को काबू से बाहर देख ऊपर का रुख करना चाहा, मगर हाशिम ने शफीक साहब को इतने थप्पड़ सीध किए कि वो इनबैलेंस होते सीढ़ियों से बल खाते नीचे जा गिरे थे। मगर हाशिम फिर भी बस ना करते इनके पीछे तक तेजी से सीढ़ियां उतरता आया था। हाशिम बस करो, पागल मत बनो, छोड़े इन्हें, क्या हो गया तुम्हें? जवेद साहब ने हाशिम को नीचे आता देख कहा, मगर हाशिम ने शफीक साहब को कॉलर से पकड़ जबरदस्ती खड़ा किया और जान निकालने की ताकत जैसे पर मुंह जोर मुक्के मारते गया। शफीक साहब की आंखें बंद हो गई थी, वो नढाल सा हो गया था, मगर हाशिम के खून में लगी आग इसको जान से मारकर भी जान बख्शने को नहीं आई थी। ये आदमी मेरी बीवी को ब्लैकमेल करता है, जान की धमकियां देता है। न जाने कितना गंदा है इसका दिमाग, जिसको जानने के बाद मेरा दिल करता है इसकी जिस्म की बोटी बोटी करूं। आप कहते हैं मैं इसको छोड़ दूं? जवेद साहब ने हाशिम को ज्यादा हाइपर होता देख पेड़ से पकड़कर काबू किया, मगर फिर भी शेर की तरह शफीक साहब की तरफ लपकता था। घर में इतना शोर सुनकर सब लोग इकट्ठे हो गए थे। इमरा और इसकी सारी फ्रेंड्स भी, तस्मिया बीबी, शफीक साहब ने पागलों की तरह मुस्कुराते ऊपर खड़ी इमरा को देखा। इमरा डरी थी, इनका चेहरा खून से भरा देख अपने हाशिम को यूं पागलपन करता देख हाशिम की बर्दाश्त से बाहर था। इस घटिया आदमी का यूं इमरा को मुस्कुरा कर देखना। देखो इमरा, सिर्फ तुम्हारे लिए मार खा रहा हूँ और बाद में तुमसे। बंद करो बकवास। हाशिम ने खुद को आजाद करवाते तेजी से भागकर बांस पड़े लैंप को उठाकर सीधा शफीक साहब के मुंह पर जोर से दे मारा था। इनके मुंह पर जहां तक वो लैंप मारा गया था वहां तक शीशा धंस गया था। वो मुकम्मल नढाल होकर नीचे जमीन बोस हो गए थे। इमरान ने हाशिम को इतना पागल देख अपने मुंह पर हाथ रखकर चीखें दबाई थी। हाशिम! जवेद साहब चीखे थे इस हरकत पर, क्योंकि वो फिर भी इनके बेहोश शफीक साहब की तरफ जा रहे थे। सबको यही लगता था कि आज भी इनको मार कर ही रहेगा। हाशिम के इरादे समझते इमरा तेजी से स्टेप पर स्टेप रखती नीचे आते और हाशिम के पास जाते इसका बाजू पकड़ती शफीक साहब से दूर करती है और इसको लेकर जाओ यहाँ से इमरा, ये अपने होश में नहीं है, कुछ गलत कर बैठेगा। जवेद साहब ने शफीक साहब के पास जाते कहा था। हाशिम ने एक सख्त नजर वैसी आंखों से इमरा को देखा और हाथ झटका था। इस आदमी को अपनी जुबान में समझा ले, वरना मैं किसी की समझ में नहीं आऊंगा। इसने मेरी मलकियत पर नजर रखी और मुझे डर से आंखें उखाड़नी आती है चाचू से ही। शहादत की उंगली दिखाता वह जवेद साहब को वार्निंग दे रहा था। इस हाल से बाहर का रुख किया था, भारी कदमों से चला गया था। इमरा देखती रह गई थी इसको और इसने एक नजर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। नाराजगी तो थी बस इमरा का सब सच पाने पर, जिसकी हाशिम रात को कसर निकालता अपनी मोहब्बत से मुंह जुबानी हर सच सुनकर। इस कमरे में अकेली सोफे पर सर गिराते आंखें मूंदे लेटी थी। इस कमरे में मशीनों को ऐसा ऐसा से आवाजें सुनने को मिलती थी, जैसे किसी की हार्ट बीट की आवाज मशीन बयान कर रही हो। पास बेड पर लेटे शख्स की आहिस्ता से आंख खुल रही थी। वह अंधेरा अंधेरा महसूस कर रहा था। नजर सामने छत पर गई थी। इसने पलके झपकते इर्द गिर्द देखने की चाह की थी। ये लड़की अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? हिजाम ने इर्ज पर नजर जाते दिल से कहा था। वो यूं ही बैठी बैठी सो गई थी, कोई कंबल नहीं था इस पर। हिजाम ने हिम्मत करते उठना चाहा, मगर तभी इर्ज की खौफ से आंखें खुली। शायद अब ख्वाब में भी हिजाम ही आता था। तुम उठ क्यों रहे हो? इसको ऑक्सीजन मास्क उतारता देख वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। हिजाम ने नाराजगी दिखाते कोई जवाब न दिया था और अपना मास्क उतारकर बैठते पांव नीचे लगाए थे। ये अभी नहीं उतारना, वापस पहनो। ऑक्सीजन मास्क की तरफ हाथ से इशारा करते इर्ज घबराहट से बोली थी। शायद डर था वो फिर से बीमार न हो जाए, मगर खुश थी इसको होश में देखकर वह हिजाम को देखे जा रही थी। तभी कमरे में एक नर्स आई। इस मशीन से सांस लेकर थक गया हूँ, मुझे बाहर जाकर असल सांस चाहिए। क्या तुम मुझे बाहर लेकर जाओगी? डियर, वो उठने की कोशिश करता इर्ज को छोड़ नर्स से बोला था, मगर पांव फर्श पर नहीं लग रहे थे। वजन उठाना तो दूर की बात थी। नर्स ने कमरे में नजर दौड़ाई तो व्हीलचेयर मिली। इसने वही हिजाम की तरफ ले जाकर इसको हिम्मत करते इस पर बैठाया, जबकि इर्ज आंखें छोटी करती माथे पर बल डाल इस नर्स और हिजाम को घूर रही थी। नर्स ने सारी ड्रिप्स उतार कर ये काम किया था। थैंक्स डियर, हिजाम ने मुस्कुराकर नर्स से कहा। इर्ज को अंदर तक जेलसी फील हो रही थी। वो इर्ज को फुल मूड इग्नोर करता नर्स से मुस्कुराकर बातें करता मदद मांग रहा था। अब तो इसी नर्स के साथ बाहर जाने वाला था जो इर्ज होने तक कहाँ देती, इसके ख्याल में खुद रख सकती हूँ। दांत पीसते वो मुस्कुराती नर्स को घूरते बोली थी। हिजाम की व्हील चेयर को बैग से थाम कर जल्दी से जल्दी रुख बाहर का किया था।
नर्स वहीं पर खड़ी देखती रह गई थी और इर्ज इसको वहां से भगा कर ले गई थी। हिजाम ने लब दबाकर मुस्कुराहट कंट्रोल की, इसको इतना पोजेसिव देखकर। वैसे तो मोहब्बत मोहब्बत करता है, शर्म तो आती ही नहीं है। नर्स से हेल्प चाहिए थी इसको। दिल ही दिल में बड़बड़ाते वो इसको इसी फ्लोर की बैल्कनी तक ले आई थी। फिर बैल्कनी से लिफ्ट लेकर टेरेस पर। हिजाम खामोश रहा। इर्ज ने भी कोई बात ना की। असल में तो वो शर्मिंदा थी, इसी वजह से बात करने से डर रही थी। हिजाम इसको सबक सिखाने का अहद कर चुका था, इसलिए अपने ही इरादे थे इसको पागलपन से सुधारने के। तुम जा सकती यहाँ से। वो टेरेस पर आए तो हिजाम ने बेजारी से इर्ज से कहा था। इर्ज को थोड़ा सा बुरा लगा इसका ऐसा रवैया देखकर। इर्ज तो तरस गई थी इसकी बात सुनने को और लहजा खुद मिलता नजर आया था। क्यों जाऊं यहाँ से? मुझे तो यहीं पर रहना है। सिर्फ तुम्हारे सांस ही खराब नहीं होता, मेरा भी दिल करता है ऐसा ठंडा ठंडा सांस लेने को। खुद ही जिद दिखाते इर्ज इसकी व्हील चेयर छोड़ इसके दाएं जारा मुंह बसूर कर खड़ी हो गई थी। हिजाम ने हिम्मत से खड़े होने की कोशिश की तो इर्ज ने नोट किया तो जल्दी से इसको कंधे से सहारा दिया और इसके कंधे तक का कद रखती थी। वो जो छुप गई थी इसको सहारा देते देते, मुझे टच मत किया करो, दूर रहा करो, मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ आया तुम्हें? हिजाम ने सहारा छोड़ना चाहा तो इर्ज ने दिल की धड़कन तेज की। वो दूर जाने की बहस कर रहा था। अब समझ आने लगा था जब आप किसी के पास रहना चाहें तो अगला बंदा इनकार ही करे तो कैसा हाल होता है। इस बार हिजाम इनकार कर रहा था और इर्ज पर बीत रही थी। शायद यही से इसको हिजाम सुधार रहा था। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, समझ आया तुम्हें? हिजाम खुद का सहारा लेकर खड़ा हो गया था। इर्ज ने इसके सामने खड़े होते सर झुकाकर कहा था। शायद वो इससे आगे भी कुछ कहना चाहती थी, मगर न जाने दिल कैसे कैसे ख्याल ला रहा था कि इस अंदाज में माफी मांगूं या फिर इस अंदाज में जैसे अंदाज आते थे काफी क्लोज वाले। इसलिए तो नर्वस होती सर झुका गई थी। सॉरी। इसने कदम आगे बढ़ाते जरा ऊपर होकर हिजाम की नरमी से गाल थामे। दिल की धड़कनें बागी होते महसूस कर कुछ भी सोचे समझे बगैर वह हिजाम के बेहद करीब हुई थी। हिजाम की शौक सी आंखें फटी। वो अपनी पोजीशन से जरा ना हिला था, बिल्कुल जम सा गया था। इर्ज ने इसी पर 2 कदम दूर करते खड़े होकर सर झुका लिया था। हिजाम इसको अभी तक फटी निगाहों से देख रहा था। अगर इस पल इर्ज का दिल बाकी न धड़कता तो वो कभी हिजाम को इतना हैरान ना करती, सॉरी भी ना बोलती। सारा कसूर इसी वक्त धड़कते दिल का था, जो जज्बात बनाते धड़का था। इर्ज मेट लो इन लम्हात को। क्या तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर अपने हस्बैंड को ऐसे सॉरी बोलती है? सामने सर झुकाकर खड़ी इर्ज को अपनी हथेलियां मसलता देख वो दोनों आईब्रो उठाते बोला था। आखिर आज से पहले वैसा हो जाने पर बाद में थप्पड़ जो खाता आ रहा था, फिर आज मारने वाली ने हैरान कर दिया था। दिल तो कह रहा है ये जो अभी छेड़छाड़ की है तुमने मेरे जज्बात से, सारी सूद समेत वसूली करूं, तुम्हें अपने जज्बात से वाकिफ करवाऊं कि इस वक्त किस धार पर खड़ा हूं मैं। हिजाम तुम्हारी इस बेबाकी की वजह से, मगर मुझे सब्र करना पड़ेगा तुम्हारे हमेशा के लिए ऐसा बन जाने तक जो चंद दिन की मार है मेरी जान। इर्ज की झुकी नजरें देख वो दिल में कहता दिल से फिलहाल सारे जज्बात से इनकार कर रहा था। इर्ज ने खुद ही नजर उठाकर इन गोल्डन आंखों में देखा था। आज नैन से नए मिले थे तब एहसास हुआ इन आंखों का रंग कितना हसीन था। मुझे वापस कमरे में जाना है। इसको सख्त भरम तासरा से देखता हुआ अपनी व्हील चेयर पर बैठ गया था। इर्ज को ऐसा लगा था जैसे वो सॉरी बोलकर गलती कर चुकी है। तुम चाहती हो मैं जान से मारा जाऊं जो टेरेस पे ले आई हो? इतनी सर्दी में मुझे वापस कमरे में जाना है। व्हील चेयर पर बैठा इर्ज पर हुक्म छाड़ रहा था। इर्ज ने इसकी सुनते मुंह में पहले बड़बड़ की, फिर व्हील चेयर को पीछे से थाम कर इसको वापस कमरे में लेकर आई। कमरे में दाखिल होने के बाद वह हिजाम को बेड पर लिटा चुकी थी। कंबल भी इस पर दुरुस्त कर दिया था। हिजाम इसको मुसलसल घूरे जा रहा था। वो चुपचाप वापस सोफे पर आकर बैठी थी, सोने के लिए लेट गई थी। तुम वहां पर नहीं सो गई, इधर आओ मेरे पास। खुद पर कंबल खोल कर लेती इर्ज को कहते हिजाम ने अपने साथ बेडशीट पर हाथ रखकर फिर से सख्त हुक्म सुनाया था। इर्ज ने हैरानी से देखा था। मैं तुम्हारी तरह टांगे नहीं मारता, रात को समझ आया, बस थोड़ा सा बेड शेयर कर रहा हूँ, ये भी एहसान समझो। वो खुद लेटते अपने ऊपर कंबल ओढ़ गया था। इर्ज ने कुछ देर यूं ही रात को सोचते गुजार दी कि एक साथ सोना कितना अजीब लग गया है। फिर वो लड़का कुछ न कर दे, वो दिल में बड़बड़ाती बोली, मगर फिर जल्दी जल्दी से उठकर हिजाम के साथ जा लेटी। सर उठाओ। अपनी तरफ कमर करके लेटी इर्ज को देखते हुए सख्ती से बोला था। इर्ज ने सर उठाया तो हिजाम ने इसका सर अपने बाजू पर रखे इस पर कंबल ओढ़ा था। सुबह जल्दी उठ जाना मेरे पास, मैं नहीं चाहता वो प्यारी सी नर्स हम दोनों को ऐसे देखे। बड़े प्यार से नर्स लफ्ज बोला। इर्ज ने इसका नर्स नर्स सुनते अपना रुख इसकी तरफ सीधा किया था। देख ले, ऐसे ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो हक कर सोऊंगी। अब बताओ, भाड़ में जाए वो बदमाश नर्स।
एक ही पल में हिजाम को हक करती हुई उसके सीने पर सर टिका गई थी। सुकून से आंखें बंद कर ली थी। हिजाम ने मुस्कुराते लब दबाए और जैसे जैसा चाहता था इर्ज वैसे करती जाती थी, जबकि इर्ज को खुद भी समझ नहीं आता था कि हिजाम बाजी ले जाता है